हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडुलम ईडीयू। पेंडुलम ईडीयू पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 28 अक्टूबर 2020। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। एंड जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है और साथ ही इसका जो वीडियो कोर्स है वो भी स्टार्ट होने वाला है। प्रीवियस ईयर जो वीडियोस हैं पेपर्स की वो आ चुकी हैं, आप उनको देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करिए क्योंकि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपके प्रिपरेशन का अंदाज़ा लगेगा उससे और आप प्रिपेयर बेहतर कर पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और एसएससी सीजीएल टीयर 2 के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो टीयर 2 की जो टेस्ट सीरीज़ है वो ज्वाइन करिए, जिसमें कंटेंट इंग्लिश के सेपरेट पैकेजेस भी हैं और एक कंबाइंड पैकेज भी है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको देख सकते हैं। साथ ही इसमें फ्री मॉक टेस्ट भी है, आप उसको अटेम्प्ट करके देखिए। एंड इसके अलावा जो बच्चे यूपी पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द ईयर 2020 एंड 2019 वो पीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जीएस के पेपर्स आपको मिलेंगे, साथ ही एसए का पेपर मिलेगा और जनरल हिंदी का जो पेपर है वो भी अवेलेबल होगा उसमें। तो आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी मेंस की आंसर राइटिंग के लिए, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन की। पहले हम प्रीवियस डे की जो न्यूज़ है उसको रिवाइज करते हैं। वॉर मेमोरियल ऑफ सूबेदार जोगिंदर सिंह इनॉग्रेटेड एट बुमला। तो बुमला जो कि एक पास है, इट इज़ अ बॉर्डर पास बिटवीन कोनाक काउंटी विच इज़ इन तिब्बत एंड तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पर इनका वॉर मेमोरियल जो इनॉग्रेट किया गया है। ही वॉज फ्रॉम द 1st बटालियन ऑफ सिख रेजिमेंट एंड ही मेड ग्रेट सेक्रीफाइस ड्यूरिंग द 1962 इंडो चाइना वॉर, जो कि यहीं पर हुआ था बुमला में। नेक्स्ट इज इंडियाज बिगेस्ट कार्डियक हॉस्पिटल इन अहमदाबाद वॉज इनॉग्रेटेड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टेम्पल रोप वे, गिरनार की पहाड़ी में जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टेम्पल रोप वे है जो 2.3 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक, इसकी लेंथ है ये, इसको भी इनॉग्रेट किया गया। एंड गिरनार इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो जैनिज्म के जो तीर्थंकर्स होते हैं, 22nd तीर्थंकर लॉर्ड नेमीनाथ, उनको यहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी गिरनार की पहाड़ी पे, इसलिए इम्पोर्टेंट क्षेत्र भी है। इसके अलावा इन दो इनॉग्रेशन के अलावा एक किसान सूर्योदय योजना जो है ये भी लॉन्च की गई थी। एंड इस योजना का मेन जो है एम यही है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है फार्मर्स को इरिगेशन पर्पस के लिए ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में उनको प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज फाइलेटली एग्जीबिशन ऑन इंडिया एंड यूएन अ पोस्टल हिस्ट्री, एक एग्जीबिशन लॉन्च की गई ऑन यूएन डे। यूएन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि ऑफिशियली 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएन एग्जिस्टेंस में आया था एंड इसीलिए इसको यूएन डे के फॉर्म में मनाया जाता है। नेक्स्ट इज चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री विल नॉट रिकॉग्नाइज हांगकांग बीएनओ पासपोर्ट। बीएनओ क्या है यहाँ पे? ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि अभी कुछ नए वीज़ा रूल्स आएंगे बीएनओ के लिए जो हांगकांग में है, लेकिन चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि इस तरह के जो भी पासपोर्ट्स होंगे इनको ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। एंड बीएनओ पासपोर्ट होल्डर्स कौन होते हैं? दीज आर द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ हांगकांग। हांगकांग में रहने वाले स्थायी जो है वहाँ रेजिडेंट्स हैं। एंड दीज वर ब्रिटिश डिपेंडेंट टेरिटरी सिटीजन्स अंटिल 30 जून 1997, क्योंकि हांगकांग पहले ब्रिटिश की कॉलोनी था और 1997 में इसको चाइना को दिया गया अंडर वन कंट्री टू सिस्टम फ्रेमवर्क। नेक्स्ट इज पीएम मोदी कम्युनिकेटेड विद सीईओज ऑफ ग्लोबल ऑयल एंड गैस कंपनीज इन द 5th राउंड टेबल ऑफ ग्लोबल ऑयल एंड गैस सीईओज विद पीएम। एंड इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया किसके द्वारा? नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के साथ मिलकर नीति आयोग ने ये स्टार्ट किया है। एंड इसका पहला जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो कब हुआ था? 2016 में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट इज यूपी गवर्नमेंट अचीव्ड फर्स्ट रैंक इन एप्लीकेशन सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम। तो पीएम स्वनिधि स्कीम आपको याद होगा, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम है ये, और ये कब लॉन्च की गई थी?
1 जून 2020 को ये लॉन्च की गई थी स्ट्रीट वेंडर्स को हेल्प करने के लिए, सड़क विक्रेताओं को मदद करने के लिए। इसको फंड किसके द्वारा किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। सिडबी इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इसमें 10,000 का लोन दिया जाएगा बिना किसी कोलेट्रल के, कुछ भी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। और अगर 1 साल में टाइमली रिपेमेंट किया जाता है लोन का स्ट्रीट वेंडर्स के द्वारा, तो वो नेक्स्ट ईयर जो है वो 20,000 का लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज बाईएनुअल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन आर्मी टू बिगिन इन दिल्ली टुडे। तो ये कल स्टार्ट हो गई थी जो बाईएनुअल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है। एंड ये जो कॉन्फ्रेंस है ये 4 दिन चलने वाली कॉन्फ्रेंस है। इसमें इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? आर्मी के चीफ जनरल MM नरवणे जो है इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे हैं। नेक्स्ट इज वाटर सप्लाई स्कीम्स वर इनॉग्रेटेड ऑन इंडो म्यांमार बॉर्डर अंडर जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स जो है लॉन्च किए हैं, एक खांग बरोल में और एक खिंगजॉय विलेज, ये 2 विलेजेस हैं मणिपुर के, वहाँ पर लॉन्च किए गए ताकि हर घर को जो टैप वाटर कनेक्शन है वो प्रोवाइड की जा सके। जल जीवन मिशन ये कब लॉन्च हुआ था? ये 2019 में लॉन्च हुआ था। एंड इसका एम यही है कि 2024 तक जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं सबको टैप्ड वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करना है। वर्ल्ड पोलियो डे हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। एंड ये जो दिन है ये ग्लोबल एफर्ट्स को हाईलाइट करता है टुवर्ड्स अ पोलियो फ्री वर्ल्ड, और साथ ही जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं जिनका इसमें योगदान रहा है इसको इरेडिकेट करने में, उनको भी सम्मान दिया जाता है। इस वर्ष की इसकी थीम थी स्टोरीज ऑफ प्रोग्रेस पास्ट एंड प्रेजेंट। और रोटरी इंटरनेशनल ने इसकी शुरुआत की थी वर्ल्ड पोलियो डे की जोनस साक जो हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने सबसे पहली टीम जो वैक्सीन बना रही थी अगेंस्ट पोलियोमाइलिटिस उसको उन्होंने लीड किया था, हेड किया था। नेक्स्ट इज स्टडी ऑन 59 ब्रोकन पीसेस ऑफ पॉटरी फ्रॉम कोटाडा बाडली। तो कोटाडा बाडली जो है ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक लोकेशन है जो कि गुजरात में है, ठीक है। और यहाँ पे 59 जो ब्रोकन पीसेस थे पॉटरी की उनकी स्टडी की गई, और यहाँ पे पता चला कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। नेक्स्ट इज हैदराबाद ज्वेलर सेट्स गिनीज रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ डायमंड सेट इन वन रिंग। तो एक अंगूठी में सबसे ज़्यादा डायमंड जड़ने के लिए एक हैदराबाद के ज्वेलर ने गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, और इस रिंग का नाम दिया गया है द डिवाइन 780 ब्रह्म वज्र कमलम, क्योंकि वो कमल के फॉर्म में बनाया गया है। उसमें 6 लेयर्स हैं और फर्स्ट 5 लेयर्स में 8 पेटल्स हैं। एंड ये जो हॉलमार्क टीम है उन्होंने कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का यूज़ किया ये पता लगाने के लिए कि कितने इसमें डायमंड लगे हुए हैं। और डायमंड की हम बात करें तो ये एलोट्रोप है कार्बन का, और ये हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, इसलिए काफ़ी कटिंग के लिए, ग्लास की कटिंग के लिए और डिफरेंट चीज़ों को जो भी हार्ड सब्सटेंस होता है उसको काटने के लिए डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज रिच कंट्रीज डिड नॉट डिलीवर इंटरनेशनल एड टू पुअर कंट्रीज। तो 24 अक्टूबर 1970 में जो रिच कंट्रीज है उन्होंने कहा था कि वो अपनी ग्रॉस नेशनल इनकम का 0.7% जो है वो स्पेंड करेंगे टू प्रोवाइड इंटरनेशनल एड टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट ने बताया कि कोविड-19 की वजह से और नए जो है पुअर पीपल ऐड हो जाएंगे अराउंड 150 मिलियन 2021, और इस तरह का जो कमिटमेंट है ये पूरा नहीं होने की वजह से ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो पुअर कंट्रीज़ हैं वो जो अपना हंगर और एक्सट्रीम पॉवर्टी से लड़ने में असफल रहेंगे। चलिए हम लोग आज की न्यूज़ देख लेते हैं। पीएम मोदी इनॉग्रेट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन 2020। तो पीएम मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और विजिलेंस एंड एंटी करप्शन 2020 का उद्घाटन किया। एंड इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इसको केंद्रीय जांच ब्यूरो आयोजित करती है, और इस वर्ष की इसकी थीम है विजिलेंट इंडिया प्रॉस्पेरस इंडिया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं ये अभी विजिलेंस अवेयरनेस वीक से कोइंसाइड करेगा, और ये 3 दिन का इवेंट है। ये 27 से लेकर 29 अक्टूबर तक चलेगा, और जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज हैं उससे सारे रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे।
So this National Conference on Vigilance and Anti-Corruption, it is inaugurated by PM Modi on 27 October. It is organized by Central Bureau of Investigation. थीम है इसकी विजिलेंट इंडिया प्रॉस्पेरस इंडिया. ठीक है, उसके बाद इट कोइंसाइड्स विद द विजिलेंस अवेयरनेस वीक और ये 3 डे लॉन्ग इवेंट है. विजिलेंस अवेयरनेस वीक 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक मनाया जाता है हर वर्ष. किसके द्वारा? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा. और इट इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द वीक इन विच द बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल फॉल्स. तो इस हफ्ते में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी आता है जो 31 अक्टूबर को है. एंड इसकी थीम है फॉर द 2020 सतर्क भारत समृद्ध भारत. इट इज सेम एज दैट ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस थीम विजिलेंट इंडिया प्रॉस्पेरस इंडिया. सतर्क भारत समृद्ध भारत. क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज द थीम फॉर CBI's नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन 2020 टू बी इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी ऑन 27 अक्टूबर. 27 अक्टूबर को PM मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक 2020 पर CBI के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए विषय क्या है? सो eradicate corruption, build a new India, my vision corruption free India, vigilant India prosperous India and integrity a way of life. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए कमेंट करके. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज सतर्क भारत समृद्ध भारत. नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी दैट इज IAS हैकेथॉन ऑर्गेनाइज करेगा इन कोलैबोरेशन विद ऑस्ट्रेलियाज कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CSIRO के साथ मिलकर. ये 2 दिन का इवेंट होगा विच विल बी हेल्ड फ्रॉम 7 to 8 दिसंबर. और the idea to organize this came up during a virtual summit on 4 June. 4 जून को एक वर्चुअल समिट हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के PM के द्वारा विच इज़ नरेंद्र मोदी एंड स्कॉट जॉन मॉरिसन. एंड तभी ये आइडिया जो है वहाँ पर स्टार्ट हुआ कि इस तरह का हैकेथॉन ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए. IAS हैकेथॉन विल फोकस ऑन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस बाय इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स स्टार्टअप एंड MSMEs. तो IAS हैकेथॉन भारतीय और ऑस्ट्रेलिया छात्रों स्टार्टअप्स और MSME द्वारा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस पर फोकस करेंगे. इसमें 4 थीम्स होंगी और 2 विनर्स फॉर ईच थीम विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच कंट्री. तो प्रत्येक विषय के 2 विजेता का चयन प्रत्येक देश से किया जाएगा. द अवार्ड सेरेमनी विल बी हेल्ड ऑन 11 दिसंबर. और जो विनर स्टूडेंट्स होंगे या स्टार्टअप होंगे उनको विनर स्टूडेंट को 2 लाख और स्टार्टअप और MSME को 5 लाख दिए जाएंगे. विनर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया विल बी अवॉर्डेड $3500 and 90 that is to students will be provided and MSMEs और स्टार्टअप को दिया जाएगा $9500. ठीक है. सर्कुलर इकोनॉमी की हम बात करें, इट मीन्स एन इकोनॉमिक सिस्टम फोकस्ड ऑन एलिमिनेटिंग एंड रीयूजिंग वेस्ट. तो सर्कुलर इकोनॉमी का अर्थ है कि आर्थिक प्रणाली जो कचरे का नष्ट करने और पुनः इसे सीमित करने पर केंद्रित होती है. ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो एक सॉवरन कंट्री है विच कंप्राइजेज ऑफ द मेनलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, द आइलैंड ऑफ तस्मानिया एंड अदर स्मॉलर आइलैंड्स. तो इसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य भूमि है, तस्मानिया द्वीप है और छोटे छोटे अन्य द्वीप शामिल हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन. इट शेयर इट्स मैरीटाइम बॉर्डर. ये अपना मैरीटाइम बॉर्डर जो है वो किसके साथ शेयर करता है? तैमूर सी के साथ शेयर करता है. देन यहाँ पे इंडोनेशिया भी है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है. देन पपुआ न्यू गिनिया है. उसके अलावा सोलोमन आइलैंड है, आइलैंड ऑफ न्यू कैल्सिडोनिया है. एंड इट इज़ द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया. ठीक है. इसकी कैपिटल कैनबेरा है और करेंसी इसकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है. और प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ पे? स्कॉट जॉन मॉरिसन है. क्वेश्चन है, नीति आयोग्स एम विल ऑर्गेनाइज इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकेथॉन विद कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. नीति आयोग का एम जो है ये भारतीय ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकेथॉन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रीय मंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन के साथ करेगा? ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस एंड US. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन है दैट इज ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट इज
वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 27 अक्टूबर एंड यूनेस्को ने ऑफिशियली एग्री किया इस दिन को मनाने के लिए इन 2005. World Day for Audiovisual Heritage is an occasion to raise awareness about the need to keep important audiovisual material in good condition for future generation. तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो भी हमारा ऑडियो विजुअल मटीरियल है उसको हम अच्छी कंडीशन में रखें, संभाल के रखें, ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो उस हेरिटेज को पास ऑन वहाँ पे किया जा सके, वो उस चीज़ से कुछ सीख सकें. ठीक है, चाहे वो एक हिस्ट्री बन जाता है जब वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए कोई चीज़ आती है. तो it is also an opportunity to raise general awareness about the need for urgently required measures to keep audiovisual heritage away from harm and ensure its accessibility to the public now and to the coming generation. तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है कि कैसे हम ऑडियो विजुअल विरासत को नुकसान से दूर रख सकते हैं. ठीक है, और आने वाली जो जनता है, जो अभी की जनता है और जो आने वाली पीढ़ी है, उस तक इसकी पहुंच को सुनिश्चित कर सकें. थीम क्या है इसकी? योर विंडो टू द वर्ल्ड. ठीक है, इस वर्ष की इसकी थीम है योर विंडो टू द वर्ल्ड. क्वेश्चन है योर विंडो टू द वर्ल्ड इज द थीम ऑफ विच डे इन 2020. किस दिन का विषय है ये आपको बताना है. वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे एंड वर्ल्ड बायोफ्यूल डे. सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए कमेंट करके. So the correct answer is option A, that is World Day for Audiovisual Heritage. Next is PM Modi addressed the 4th India Energy Forum CERAWeek virtually. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे भारत ऊर्जा मंच को संबोधित किया और इसका थीम था इंडियाज एनर्जी फ्यूचर इन द वर्ल्ड ऑफ चेंज. तो बदलती दुनिया में परिवर्तन की दुनिया में भारत का ऊर्जा भविष्य. एंड उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वॉज प्रोजेक्टेड एज द लीडिंग एनर्जी कंज्यूमर डिस्पाइट वेरियस चैलेंजेस. तो कुछ चैलेंजेस होने के बावजूद भी एक प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में उभरने का अनुमान था भारत का. एंड ये चैलेंजेस क्या थे? फॉल इन एनर्जी डिमांड बाय ऑलमोस्ट 33.33%, ऊर्जा की मांग में 1/3 की गिरावट, प्राइस इंस्टेबिलिटी, मूल्य अस्थिरता, इम्पैक्टेड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, प्रभावित निवेश के फैसले, एंड प्रोजेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट इन ग्लोबल एनर्जी डिमांड, वैश्विक ऊर्जा मांग में अनुमानित अनुबंध. ठीक है, तो इनके होने के बावजूद भी इंडिया को एज अ लीडिंग एनर्जी कंज्यूमर जो है वो प्रोजेक्ट किया गया कि इट विल इमर्ज एज अ लीडिंग एनर्जी कंज्यूमर. इंडिया की जो एविएशन मार्केट है, इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट एंड इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक एविएशन. इंडिया ने अपना जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का जो टारगेट था कि 175 गीगावाट अचीव करना है बाय 2022, उसको बढ़ाकर 450 गीगावाट बाय 2030 कर दिया है. एंड पीएम मोदी ऑल्सो अर्ज द इंडस्ट्रीज टू क्रिएट अ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल मार्केट फॉर बोथ ऑयल एंड गैस. इसके अलावा उन्होंने इंडिया की जो एनर्जी मैप को ड्राइव करने वाले जो की ड्राइवर्स हैं उनके बारे में कहा. उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ नीड टू मूव टुवर्ड्स अ गैस बेस्ड इकोनॉमी एट अ फास्टर पेस. जल्दी से गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की ज़रूरत है ताकि जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पे या फिर अदर फॉसिल फ्यूल्स पे वो कम हो. देन क्लीनर एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम और जो कोल है स्पेशली उनका एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जाए. अचीविंग रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट ऑफ 450 मेगावाट बाय 2030, 2030 तक 450 मेगावाट के नवीनीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करना है. रिलाइंग ऑन डोमेस्टिक सोर्स टू ड्राइव बायोफ्यूल्स, जैव ईंधन को चलाने के लिए घरेलू स्रोतों पर भरोसा रखना है. ठीक है, जो डोमेस्टिक सोर्सेज से बायोफ्यूल्स बनाना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा और थोड़ा ज़्यादा महंगा भी नहीं होगा, कॉस्ट भी कम होगी. एनहेंस्ड रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डीकार्बोनाइजिंग मोबिलिटी. ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पर रोल बढ़ाना ताकि जो मोबिलिटी है, जो स्पेशली अभी व्हीकल्स की वजह से जो पोल्यूशन है वो कम हो जाए, डीकार्बनाइजेशन हो जाए सेक्टर में. देन मूविंग टूवर्ड्स रिलायबल एंड इमर्जिंग फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन जैसे विश्वसनीय और उभरते इंजन की ओर बढ़ना है, क्योंकि जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ करने में तो काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि ये
एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये क्लीन फ्यूल है। नेक्स्ट इज डिजिटल इनोवेशन अक्रॉस ऑल एनर्जी सिस्टम, सभी ऊर्जा प्रणालियों में डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देना है। सो क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द 4th इंडिया एनर्जी फोरम, चौथे भारत ऊर्जा मंच का विषय क्या है? ग्रीन इंडिया लीड्स टू सस्टेनेबल इंडिया, इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी इज द फ्यूचर, इंडियाज एनर्जी फ्यूचर इन अ वर्ल्ड ऑफ चेंज एंड इंडियाज एनर्जी प्लान पोस्ट कोविड-19। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज परिवर्तन की दुनिया में भारत का ऊर्जा भविष्य। नेक्स्ट इज ऑन द ओकेजन ऑफ ऑस्ट्रियन नेशनल डे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर congratulated Austrian counterpart Alexander Schallenberg and the people of Austria and the government। तो ऑस्ट्रियन नेशनल डे जो है ये 26 अक्टूबर को मनाया जाता है टू मार्क द डिक्लेरेशन ऑफ परपेचुअल न्यूट्रलिटी। तो ये शाश्वत तटस्थता का जो इनका जो एनिवर्सरी है, जब डिक्लेयर किया गया था 26 अक्टूबर को, तब से ऑस्ट्रेलियन नेशनल डे मनाया जा रहा है। और इसी उपलक्ष्य पे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने अपने ऑस्ट्रियन काउंटर पार्ट अलेक्जेंडर शेलनबर्ग, वहाँ की जनता और सरकार को बधाई दी। दिस हैज़ बीन सेलिब्रेटेड सिंस 1955 व्हेन ऑस्ट्रिया signed the Declaration of Perpetual Neutrality on 26 October 1955। ठीक है, इसको तब से 1955 से मनाया जा रहा है। दिस ईयर ऑस्ट्रिया इज सेलिब्रेटिंग इट्स 65th ऑस्ट्रियन नेशनल डे। तो अपना 65वां ऑस्ट्रियन नेशनल डे जो है ये इस वर्ष मनाया है ऑस्ट्रिया ने। ऑस्ट्रिया की हम बात करें तो इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप, तो मध्य यूरोप के दक्षिणी भाग में ये स्थित है। ये अपनी बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है? ये देखिए ऑस्ट्रिया की लोकेशन है, इसकी कैपिटल वियना है। एंड ये अपना बॉर्डर जेक रिपब्लिक, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, स्लोवेनिया, हंगरी, स्लोवाकिया, इन सब के साथ, एंड देन लिंक्सटिन, ठीक है, लिंक्सटिन के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। दिस इज ओवर हेयर, ठीक है। तो इन सब के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री मतलब कि चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इसके आसपास कोई वाटर बॉडी नहीं है। इसकी करेंसी यूरो है एंड जो करंट प्रेसिडेंट है यहाँ पर वो अलेक्जेंडर वैन डेर बेलन है। क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ लैंडलॉक कंट्री? निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबंध देश है? बेलारस, मैसेडोनिया, ऑस्ट्रिया, ऑल ऑफ द अबव। सो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कौन सी कंट्री एक लैंडलॉक कंट्री है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। बेलारस, मैसेडोनिया, ऑस्ट्रिया, ये तीनों ही जो है लैंडलॉक कंट्री हैं। नेक्स्ट इज जापान एम्स टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2050। तो जो जापान के नए प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगे, तो इन्होंने अनाउंस किया कि जापान जल्द ही बाय 2050 ये ज़ीरो कार्बन एमिशन, शून्य कार्बन उत्सर्जन जो है वो प्राप्त करेगा। करंटली अगर हम बात करें तो जापान की जो मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है 56% वो फॉसिल फ्यूल से पूरी होती है। और जापान जो है सस्टेनेबल इकोनॉमी को अपना ग्रोथ ऑफ पिलर बनाना चाहता है एंड इट एम्स एट मूविंग टूवर्ड्स अ ग्रीन सोसाइटी। इट विल प्रमोट हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज, कार्बन रिसाइकलिंग एंड विंड पावर टू अचीव दिस एम्बिशियस गोल। The Japanese government will revise its 2030 target of renewable energy to meet the 2050 pledge। तो जापानी सरकार 2050 प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा को अपने 2030 के लक्ष्य को संशोधित करेगा। जापान की हम बात करें तो ये आइलैंड कंट्री है ईस्ट एशिया में, ये आप लोकेशन देख सकते हैं। एंड इसकी कैपिटल टोक्यो है, करेंसी जापानीज येन है। और जो जापान है इसमें पार्लियामेंट्री कैबिनेट सिस्टम होता है और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। एंड जापानीज पार्लियामेंट को डाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंड इसके आसपास यहाँ पर सी ऑफ जापान है, इधर ईस्ट चाइना सी है, ये अपना मैरीटाइम बॉर्डर इनके साथ शेयर करता है।
क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द कंट्रीज हैज़ अनाउंस टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2050। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने 2050 तक कार्बन तटस्थ बनने की घोषणा की है? चाइना, इंडिया, जापान एंड यूएस। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज जापान। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और आर्ट ऑफ लिविंग ने कोलैबोरेशन किया है टू लॉन्च 2 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल अफेयर्स। आदिवासी कल्याण के लिए 2 उत्कृष्टता के केंद्र को शुरू करने के लिए सहयोग किया है। इसका ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले टू क्रिएट यूथ वॉलंटियर्स। तो पहले आदिवासी युवाओं के बीच ग्राम पंचायत और झारखंड के गांवों में व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण प्रदान करके युवा स्वयंसेवकों को तैयार करना है। ठीक है, यूथ वॉलंटियर्स को तैयार करना है फ्रॉम द ट्राइबल यूथ्स और उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोवाइड करना है, ट्रेनिंग देनी है ग्राम पंचायत और झारखंड के विलेजेस में। फिर ये जो यूथ वॉलंटियर्स होंगे दिल मेक अवेयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अबाउट वेरियस ट्राइबल एक्ट्स, रूल्स एंड वेलफेयर स्कीम्स अवेलेबल फॉर द ट्राइबल। तो फिर जितने भी पंचायती राज के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, उनको ये बताएंगे कि ट्राइबल्स लोग के लिए क्या क्या एक्ट्स हैं, रूल्स बने हुए हैं, क्या वेलफेयर स्कीम है, ताकि वो जाके अपने लोगों तक वो चीज़ें पहुंचा सके, क्योंकि जागरूकता की अभी कमी है। इट्स अनदर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ट्राइबल फार्मर्स ऑन सस्टेनेबल नेचुरल फार्मिंग। इसका अन्य उद्देश्य महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गो आधारित कृषि तकनीकों पर आधारित स्थायी प्राकृतिक खेती पर आदिवासी किसानों को प्रशिक्षण भी प्रदान करना है। दिस विल हेल्प फार्मर्स इन मार्केटिंग एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। तो इससे किसानों को उत्पादों के विपणन और जैविक प्रमाणीकरण में मदद मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की हम बात करें तो ये नोडल एजेंसी है फॉर ओवरऑल पॉलिसी प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये जनजातियों के विकास के लिए जो भी कार्यक्रम, जो भी नीति होती है, जो भी प्लानिंग होती है, योजना होती है, समन्वय होता है, उसके लिए नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और अभी करंट मिनिस्टर कौन है ट्राइबल अफेयर्स के? अर्जुन मुंडा हैं। इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, जो कि एक संवैधानिक एक बॉडी है। द नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड ट्राइफेड, जिसके बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं कि ये जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मार्केटिंग में हेल्प करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं ट्राइबल्स के लिए। क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स हैज कोलैबोरेटेड विद डैश टू लॉन्च 2 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल अफेयर्स। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदिवासी कल्याण के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्र शुरू करने के लिए डैश के साथ सहयोग किया है। नीति आयोग, आर्ट ऑफ लिविंग, पतंजलि एंड ट्राइफेड। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट करके। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग। नेक्स्ट इज प्लास्टिक प्रीमियर लीग। जैसे आईपीएल है उसी तरह से एक प्लास्टिक प्रीमियर लीग जो है वो इंदौर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अगेंस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक। और इससे क्या होगा कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनको पता चलेगा कि क्यों हमें सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इंदौर इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। तो जो अपना क्लीनेस्ट सिटी का जो अपना इंडेक्स आता है हर वर्ष, जो रैंकिंग्स आती हैं फॉर क्लीन सिटीज़, तो उसमें 4 बार जो है इंदौर ने टॉप किया है। एंड इंदौर जो है वो सबसे बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का एंड इट इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। और ये अपने अलग अलग तरीक़ों के लिए जानी जाती है कि कैसे उसने सिटी को साफ रखने में क्या क्या चैलेंजेस को टैकल किया है। इस टूर्नामेंट में जो ये प्लास्टिक प्रीमियर लीग होगा, इसमें जो भी 19 जोन्स हैं इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, उनको 4 टीम में डिवाइड किया जाएगा और जो 4 पॉपुलर रेडियो जॉकीज़ हैं वो हर टीम के कैप्टन होंगे। इसमें संजय जागदाले, अमेय खुरासिया, नमन ओझा और क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी जो है उनको मेंटर्स बनाया गया है। ईच टीम विल बी प्रोवाइडेड टू म्यूनिसिपल वर्कर्स। तो नगर पालिका कार्यकर्ताओं को प्रत्येक टीम दी जाएगी और 5 व्हीकल्स दिए जाएंगे प्लास्टिक को कलेक्ट करने के लिए। जो टीम है सबसे ज़्यादा सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कलेक्ट करेगी 45 डेज में, वो ये ट्रॉफी जीत जाएगी।
सिंगल यूज़ प्लास्टिक की हम बात करें तो आप जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं कि एक बार यूज़ करा उसके बाद फेंक दिया, तो इस तरह की जो यूज़ एंड थ्रो पर्पज़ के लिए जो प्लास्टिक यूज़ होती है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको। इसमें दिक्कत क्या होती है कि ये जो है छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स में ब्रेक डाउन कर जाती है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होती है। ये माइक्रो प्लास्टिक जो भी जीव हैं, ठीक है, जैसे पानी में रहने वाले जीव हैं, उनके अंदर चला जाता है और फिर ये इसी तरह से बढ़ते रहते, कभी ख़त्म नहीं होता है। तो ये एक चिंता का विषय है, इससे प्लास्टिक पोल्यूशन होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, जैसे पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक की ड्रिंकिंग बॉटल्स, फूड के रैपर्स जैसे चिप्स वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं, बिस्किट के पैकेट्स होते हैं, देन प्लास्टिक शैशेज, देन प्लास्टिक रैपर्स, ये सब एग्जाम्पल हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक के। In which city Plastic Premier League will be organized for creating awareness against single-use plastic? एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए किस शहर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा? भोपाल, सूरत, इंदौर एंड चंडीगढ़। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए कमेंट करके। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज इंदौर। नेक्स्ट इज सिंगल मेल पेरेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कैन नाउ टेक चाइल्ड केयर लीव। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो भी मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो बच्चे को अकेले पाल रहे हैं, ठीक है, उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो वो चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। यहाँ पे सिंगल मेल पेरेंट की परिभाषा में अनमैरिड एम्प्लॉयज, अविवाहित कर्मचारी, विधुर और तलाकशुदा लोग शामिल हैं। द लीव कैन बी अवेल्ड एट 100% ऑफ द लीव सैलरी फ्रॉम द फर्स्ट 365 डेज। पिछले 365 दिनों के लिए, ठीक है, छुट्टी वेतन का 100% और अगले 365 दिनों के लिए छुट्टी के वेतन का 80% जो है वो लाभ उठाया जा सकता है। द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड एज ऑफ 22 ईयर्स हैज बीन रिमूव फॉर अ डिसेबल्ड चाइल्ड। तो एक विकलांग बच्चे के लिए 22 वर्ष की आयु की शर्त को हटा दिया गया है, ठीक है। देन इट विल हेल्प सिंगल मेल पेरेंट इन टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयरिंग फॉर द चाइल्ड। तो ये बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी लेने में सिंगल मेल पेरेंट की मदद करेगा। क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रेजिंग अ चाइल्ड अलोन नाउ कैन टेक चाइल्ड केयर लीव। द डेफिनेशन ऑफ सिंगल मेल पेरेंट इंक्लूड्स। सरकार ने घोषणा की है कि सिंगल मेल पेरेंट सरकारी कर्मचारी अब बाल देखभाल अवकाश ले सकते हैं। सिंगल मेल पेरेंट की परिभाषा में क्या शामिल है? अनमैरिड एम्प्लॉयज, विडोवर्स, डाइवोर्सीज एंड ऑल ऑफ द अबव। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज इंडिया इज सेलिब्रेटिंग द 73rd एनिवर्सरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्सेशन विद इंडियन यूनियन। तो जब जम्मू और कश्मीर का राज्यारोहण हुआ था भारत में, भारत के संघ में, तो उसकी 73वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई गई। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह जो थे उस टाइम पर जम्मू और कश्मीर के जो रूलर थे, उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, जिसकी वजह से प्रिंसली स्टेट्स का जो मर्जर है वो स्टार्ट हो गया था भारत में। अच्छा, हुआ क्या था कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जब पास हुआ था तो ब्रिटिश इंडिया को दो भागों में विभाजित किया गया था, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। और जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, उनको ये कहा गया था, जो भी रियासतें थी, कि या तो आप किसी भी कंट्री को ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो जो जम्मू एंड कश्मीर में जो है पाकिस्तान के जो पख्तून ट्रूप्स थे, उन्होंने ट्राइब्समैन का भेष बना के उन्होंने अटैक किया, जिसकी वजह से महाराजा हरि सिंह को ये एहसास हुआ कि उनको इंडिया की हेल्प लेनी चाहिए, और उन्होंने डिसाइड किया कि दैट ही विल साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया ऑन 26 अक्टूबर 1947। एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन गेव इंडियाज पार्लियामेंट the power to legislate only on the matters of defense, external affairs and communications regarding Jammu and Kashmir। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में भारतीय सरकार को ये जो है यहाँ पे पावर दी गई थी कि वो सिर्फ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन में के मामलों में जो है लॉस बना सकते हैं। क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वॉज साइन बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडिया। जम्मू और कश्मीर और भारत के बीच किस वर्ष में परिग्रहण उपकरण पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1947, 1949, 1950 एंड 1948।
तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 1947। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो भी करंट अफेयर्स एंड रिलेटेड क्वेश्चन सब कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, कोई सजेशन है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। और आप ये करंट अफेयर्स जाकर वेबसाइट pendulummedia.com पर पढ़ सकते हैं। साथ ही वहाँ पर क्विजेस भी अटेंड कर सकते हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसी तरह से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।